नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए भाग प्रथम के लिए है और आदिकाल में जो रासो काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताओं को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हमें देखना ये है कि ये जो रासो साहित्य है इसमें रासो शब्द से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले यदि हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विचार करें तो कुछ विद्वान इस रासो काव्यधारा को या इस रासो शब्द को राजस्थानी तथा ब्रज भाषा का जो रास शब्द है या जो रासो शब्द है उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और राजस्थानी तथा जो ब्रज भाषा है उसमें रासो शब्द का जो अर्थ होता है वो सामान्य जो अर्थ है वो है लड़ाई और झगड़ा। इसके अलावा दूसरे कुछ विद्वान हैं वो रासो साहित्य को रास या रासक से जोड़ते हैं और इसका अर्थ होता है ध्वनि, क्रीड़ा, श्रृंखला, विलास, गर्जन, नृत्य। तो इस प्रकार ये रासो साहित्य से ये इन शब्दों का अर्थ निकालते हैं। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग है जो रासो शब्द को रसिया से जोड़ा जाता है और वो इसका अर्थ एक तरह से मजाकिया श्रृंगार या भद्दा श्रृंगार इससे बताते हैं। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर जो रासो काव्यधारा के प्रति जो विचार है उनका संबंध यहाँ पर उन्होंने रसायन से जोड़ा है और जो बीसल देव रासो है उस बीसल देव रासो में भी रसायन शब्द को एक तरह से बार बार इस्तेमाल किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रासो को एक तरह से रास छंद मानते हैं और उनका कहना है कि ये जो रासो साहित्य है ये रास छंद में लिखा हुआ है और इसका जो संपूर्ण साहित्य है वो इसी से एक तरह से माना जाता है। अब हमें देखना ये है कि जो रासो शब्द है इसको यदि हम पूरी तरह से मिला जुला रूप इसका माने तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने जो इसके एक तरह से जिसको लेकर के इनका नामकरण उन्होंने किया है इन साहित्य को है जो इसके अंतर्गत समाहित किया है तो उसके ऊपर है जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि ये जो रासक शब्द है ये गीत, नृत्य और अभिनय द्वारा प्रस्तुत न होकर के और एक भाषित मात्र है और इस परंपरा की जो सबसे प्रमुख और प्राचीन जो रचनाएं हैं उनमें एक तो संदेश रासक है। इसमें एक स्थान पर नगर वर्णन के प्रसंग में कहूँ बहुरूपीण वृद्धौ रासौ भासियौ कहा गया है। तो इसी परंपरा के अनुसार रासक के भाषित होने के संबंध में भी जानकारी मिलती है और रासो काव्य के विषय वस्तु, रस, शैली आदि का इसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्थित या यूँ कहें कि किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो यदि हम निष्कर्ष रूप से कहें तो रासो शब्द रासो आदिकालीन जो साहित्य है उसके लिए रूढ़ हो गया है और उसमें जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें भी ये शब्द प्रचलन में आया और उसी के आधार पर इन्होंने ये जो 12 या 15 जो रासो साहित्य हैं उनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका नामकरण रासो साहित्य कर दिया। जैसे चंद्र बरदाई कृत जो है पृथ्वीराज रासो है, मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, ब्रह्म भट्ट कृत हम्मी रासो और जल्लण कृत बुद्धि रासो,
जगनिक कृत परमाल रासो और नल सिंह कृत विजयपाल रासो, माधव दास चारण कृत राम रासो, दयाल कवि कृत राणा रासो, कुंभकर्ण कृत रतन रासो और भी बहुत सारे राव डूंगरी डूंगरसी कृत शत्रुसाल रासो, कीर्ति सुंदर कृत माणक रासो। ये बहुत सारे इस प्रकार के रासो साहित्य हैं। खुमान रासो दलपति का, तो ये बहुत सारे रासो साहित्य हैं। इनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको एक तरह से रासो काव्य धारा कही है। इसको वीर गाथा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। अब हमें देखना ये है कि रासो या रासक नाम की जो कृतियाँ हैं वो पहले शुरू में अपभ्रंश भाषा में मिलती है। वहाँ पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति जिन शब्दों से मानी गई है उनमें राजसूय, रसायन, रहस्य, रसिक, रास, रासक, ये इस तरह के बहुत सारे शब्द वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने ये जो रासो काव्य धारा है इसको एक तरह से परिभाषित या इन पे अपने विचार देने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि रासो जो काव्य धारा है उस काव्य धारा की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम उनमें पाते हैं। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम है कि जो रासो साहित्य है उसमें अधिकांश जो वीर गाथात्मक जो काव्य हैं वो प्रामाणिकता उनकी एक तरह से संदिग्ध है। इस काव्य धारा की जो सबसे श्रेष्ठ रचना है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, वो रचना है जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन जितना विवाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के होता है हिंदी साहित्य में, उतना विवाद हिंदी के किसी भी और ग्रंथ को लेकर के नहीं हो रहा। भले ही वो बीसल देव रासो हो, परमाल रासो हो, उनकी प्रामाणिकता को लेकर के भी विवाद है, लेकिन पृथ्वीराज रासो को लेकर के बहुत ज़्यादा विद्वानों में मतभेद है। तो पहली तो इसमें यही विशेषता है कि जो इनका जो साहित्य है वो एक तरह से संदिग्ध है, प्रामाणिक नहीं है। दूसरी यदि इसकी विशेषता हम देखें तो इन काव्यों में ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव है। यूँ तो सारा जो साहित्य है वो इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं के खयात, व्रतों, इनको आधार बना करके ही रचा गया है, किंतु इनके रचयिताओं ने इतिहास के तथ्यों की उपेक्षा की है और इस कारण से इन काव्यों के जो रचयिता हैं उन्होंने राजाओं के आश्रय में रह करके और इनकी जो रचनाएं की हैं और उन रचनाओं में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा खूब बढ़ चढ़ करके की है, किंतु वो इस बात को भूल गए प्रशंसा के उसमें कि उन्होंने इतिहास के जो एक तरह से तथ्य थे उनको एक तरह से बदल दिया, जिससे इनका जो ऐतिहासिकता थी वो संदिग्ध हो गई। अगली जो विशेषता है वो है कि इस काव्य धारा में अधिकांश जो रचनाकार थे या जो रचयिता थे वो चारण थे। वीरता और उत्साह का संचार करने के लिए प्रत्येक राजा के दरबार में उस समय चारण हुआ करते थे, जिनका जो प्रमुख कार्य था वो अपने आश्रयदाता की बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना और वक्त पड़ने पर वो जो चारण थे वो युद्ध भूमि में भी एक तरह से सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए जाया करते थे और फिर वहाँ से आकर के वो
मतलब इस तरह की प्रशंसा में रचनाएं करते थे। अगली विशेषता है इनकी कि ये अपने आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है वो अतिरंजनापूर्ण इन्होंने की है। इस काल के जो कवि हैं उन्होंने राजाओं की प्रशंसा करने में कल्पना का बहुत अधिक प्रयोग किया, क्योंकि वो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि वो प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके और उनको एक तरह से पुरस्कार दे सके। इस समय के जो साहित्य हैं उनमें एक जो बहुत बड़ी एक तरह से कमी है या जो अभाव है वो ये था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था इसमें। चारण कवि अपने आश्रयदाता के हित में इस बात को भूल गए थे कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना का संचार करने में एक तरह से वो अक्षम रहे और उन्होंने अपनी लेखनी को केवल अपने आश्रयदाता तक ही सीमित रखा और उन्होंने राज्य और वहाँ की जनता को एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस काल में जो छोटे छोटे राजा थे वो छिन्न भिन्न होकर के और एक तरह से एक दूसरे से परस्पर लड़ते रहते थे और उसी में वो अपनी श्रेष्ठता मानते थे और संकुचित भावों से वो भरे हुए थे। उनमें एक प्रकार से व्यापक राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ ही नहीं। अतः इनका जो साहित्य है उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिलता है। एक और इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है युद्धों का सजीव वर्णन। वाणी और तलवार दोनों के एक तरह से ये धनी होने के कारण इस काल के जो कवि थे या इस साहित्य के जो कवि थे उन्होंने अपने काव्यों में युद्धों का बड़ा स्वाभाविक और प्रभावशाली वर्णन किया है, क्योंकि उस समय के जो कवि थे वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे और वहाँ आँखों देखा दृश्य एक तरह से अपने साहित्य में वो रचना उसकी करते थे। कविगण स्वयं जब युद्ध भूमि में जाया करते थे और ऐसा भी इन्होंने लिखा है कि वक्त पड़ने पर वो स्वयं भी वहाँ पर लड़ते थे, यानी कि एक वो योद्धा के रूप में युद्ध लड़ते थे। तो उसके जो चित्रण हैं वो बड़े सजीव हैं और उनकी रचनाएं इन्होंने की हैं। एक और प्रमुख जो विशेषता है इस काल के कवियों में या रासो काव्य धारा के कवियों में वो है वीर और श्रृंगार रसों का इन्होंने भरपूर एक तरह से चित्रण किया है, वर्णन किया है। वीर रस के साथ भयानक, अद्भुत, विभत्स रसों का सुंदर चित्रण इस साहित्य में देखने को मिलता है। प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों का इन्होंने प्रयोग किया है। रासो काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने प्रबंध काव्यधारा और मुक्तक काव्यधारा यानी मुक्तकों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्यधारा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, तो बीसल देव रासो मुक्तक काव्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। छंद की विविधता। वीर गाथा काव्यों में छंदों की एक तरह से विविधता देखने को मिलती है। यदि हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो अकेले पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इतने छंदों का एक साथ या एक काव्य में प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो में जो छंद हैं उसमें भावों के अनुकूल एक तरह से उनकी रचना की गई है। अगली जो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। जो रासो काव्यधारा है इस काव्यधारा में तत्कालीन जो कवि थे उन्होंने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण किया है, जिससे उनके काव्य में एक तरह से सरसता, मनोरमता
या उनका जो दृश्य है वो बड़े मनोरम हो गए। ये इनके काव्य में देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासों में भी नगर, नदी, पर्वत, उपवन, पेड़ पौधे आदि का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ रासो काव्य धारा की विशेषताएं थी।